मेरा नाम विमला है। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरी शादी मेरे पिता ने अपने गांव में करवा दी थी, जबकि मेरे माता पिता शहर में रहते थे। मेरे पिता का बचपन गांव में ही गुजरा था और तभी मेरे पिता ने ये तय कर लिया था कि वो अपनी इकलौती बेटी की शादी अपने ही गांव में करेंगे। मेरे पिता का कहना था कि गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, जहां पर बहुओं को बहुत मान दिया जाता है। फिलहाल मैंने अपने माता पिता की मर्जी को ही अपनी मर्जी समझ लिया था। उन्होंने जहां मेरी शादी करवा दी, चुपचाप मैंने वहीं पर कर ली। शादी के बाद मैं अपने मायके से विदा होकर गांव अपने ससुराल चली गई थी। ये बात सच थी कि मेरा ससुराल बहुत अच्छा था। सब लोग ही बहुत सीधे साधे लोग थे। मेरे ससुर गांव के मशहूर नाई थे, जिनकी गांव वाले बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे और वो अपने इस काम की वजह से बहुत मशहूर थे। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति की अचानक हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई और मैं विधवा हो गई थी। लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझा। अपने बेटे के मरने के बाद उन्होंने मुझे कहीं नहीं जाने दिया और अपने पास ही रखा। मेरे पति के मरने के बाद घर में बहुत सारी परेशानियां आ गई थी। मेरी सास की हमेशा तबीयत खराब रहने लगी थी और मेरे ससुर तो वैसे भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने नाई का काम भी छोड़ दिया था। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपने गांव के ही किसी सरकारी स्कूल में नौकरी कर लेती हूँ। मैंने सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मेरे टीचिंग करने की वजह से घर के काम में बहुत दिक्कत आने लगी थी। मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती तो दोपहर को 3 बजे घर में लौटती थी, जिसकी वजह से घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा रहता था और खाना भी नहीं बन पाता था। मैं 3 बजे जब स्कूल से वापस आती तो सारा काम जल्दी जल्दी निपटाती थी और मुझे आराम करने का भी मौका नहीं मिल पाता था। मेरी सास की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। अब मेरे सास ससुर इतने अच्छे थे तो मुझे ही तो अपने सास ससुर का सहारा बनना था। मेरे ससुर भी मुझसे कहा करते थे कि बहू के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है। मेरे ससुर को मुझ पर बहुत तरस आता था, इसीलिए मेरे ससुर हर महीने एक नई नौकरानी लेकर आ जाते थे। लेकिन वो नौकरानी कुछ ही दिन घर पर रुकती थी और उसके बाद वो घर से गायब हो जाती थी। मेरी सास को तो कुछ भी पता नहीं होता था, क्योंकि वो अपने कमरे से बाहर बहुत कम निकलती थी। लेकिन मेरे ससुर कहते कि शायद वो किसी के साथ भाग गई है। पर इसके बाद मेरे ससुर के पास बहुत सारे पैसे होते थे। इस बार मेरे ससुर मुझे और सास को लेकर दूसरे गांव में आ गए थे और अपना नाम बदल लिया था और गुस्से से कहने लगे कि उस गांव में कोई नहीं जाएगा। लेकिन मैं तो उस गांव के सरकारी स्कूल में नौकरी करती थी, इसलिए मेरा वहां पर जाना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही मैं गांव गई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे ससुर बहुत बड़ा जुर्म कर रहे थे। ये बात तब की है जब मेरे पति की मौत हुई थी। मेरी सास अपने पति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। वो सारा दिन अपने पति से लड़ती रहती थी। मेरी सास भी ससुर से लड़ाई का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। वजह ये थी कि बढ़ती हुई महंगाई। मेरे ससुर गांव के नाई थे, इसलिए उनकी कमाई भी बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन अब वो भी बूढ़े हो चुके थे, क्या कर सकते थे। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से घर के हालात ऐसे हो गए थे कि एक वक्त की रोटी खाकर इस बात की उम्मीद भी नहीं होती थी कि दोबारा खाना मिलेगा भी या नहीं। मुझे तो यही डर रहता था कि इन हालात के चलते कहीं मेरे सास ससुर मुझे इस घर से न निकाल दे। परेशानियां थीं कि बढ़ती ही चली जा रही थी। मेरे ससुर को भी समझ आ गया था कि ऐसे गुजारा नहीं होने वाला। मेरे ससुर ने अपना नाई का काम भी छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने सोचा था कि वो लोगों के घर में जाकर काम किया करेंगे और मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं अपने गांव के ही किसी सरकारी स्कूल में नौकरी कर लेती हूँ, जिस पर मेरे सास ससुर को कोई ऐतराज़ नहीं था और उन्होंने मुझे नौकरी करने की परमिशन दे दी थी। अगले ही दिन मेरे ससुर लोगों के घर घर जाकर काम करने जाने लगे थे। अब मैंने सोचा था कि शायद घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगे। जिस घर में हम रहते थे वो भी किराए का घर था, इसलिए हमें उसका किराया भी देना पड़ता था। शादी से पहले भी मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद तो ज़रूर थी, लेकिन मेरे मायके में भी बहुत गरीबी थी। मेरे पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे और हमेशा बीमार रहने लगे थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं विधवा होने के बाद उन पर दोबारा से बोझ बन जाऊं, इसीलिए मैं अपने ससुराल में रहकर अपने सास ससुर का ख्याल रखना चाहती थी।
मेरे माता पिता तो जॉइंट फैमिली में रहते थे। उनका ख्याल रखने के लिए उनके अपने बहुत रिश्तेदार भी थे। फिर एक दिन धीरे धीरे मेरी सास की भी तबीयत बिगड़ने लगी। जब मैंने स्कूल में टीचिंग करने जाना शुरू कर दिया तो घर के कामों में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी थी। मेरे ससुर एक दिन घर के हालात देखते हुए एक खूबसूरत सी लड़की को अपने साथ लेकर आ गए, जिसकी उम्र लगभग 20 साल की थी, जिसको देखकर मैं और मेरी सास बहुत ज़्यादा हैरान होने लगे थे। मेरे ससुर ने कहा कि ये लड़की आज से घर के काम संभाला करेगी, मतलब मैं नौकरानी बनाकर इस लड़की को लेकर आया हूँ। मेरी सास गुस्से से अपने पति से कहने लगी, पहले ही यहाँ पर भूखा मरने की नौबत आ गई है और अब नौकरानी भी लेकर आ गए हो। हम लोग तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं और अब हमें इस लड़की का भी खर्चा देखना होगा। मेरी सास के दिमाग में अभी सिर्फ खर्च की ही टेंशन चल रही थी, जबकि मेरा दिमाग तो बहुत तेज दौड़ रहा था। मैं सोच रही थी, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, कहीं मेरे ससुर ने इससे दूसरी शादी तो नहीं कर ली। मैं इतना सोच ही रही थी कि मेरे ससुर कहने लगे, ये हमारे गांव की बेटी है, इसके पिता मर गए हैं, ये बेचारी बेसहारा हो गई, इसके परिवार में कोई नहीं है जो इसे समझ सके, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। ये घर के कामकाज देख लिया करेगी। वैसे भी विमला बहू तो स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाती है और तुम बीमार पड़ी रहती हो। बहू बेचारी को स्कूल से आकर घर के सारे काम करने पड़ते हैं और तुम भी घर में अकेली रहती हो और बीमार रहती हो। ये तुम्हारा ख्याल रखा करेगी और घर के भी सारे काम किया करेगी। मुझे तुम दोनों को देखकर अफसोस होता है, बस इसीलिए मैं इस लड़की को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। मेरी सास कहने लगी, तुम भी कमाल करते हो, घर में परेशानी है तभी तो बहू भी नौकरी करने के लिए घर से निकल गई, अब हमें इस नौकरानी को भी पैसे देने पड़ेंगे। मेरे ससुर कहने लगे, मायूस मत हो, ये लड़की घर के सारे काम करेगी और तुम हमेशा झगड़ा करने वाली बातें ही क्यों करती रहती हो। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहू की भी सैलरी आने लगेगी और मैं भी थोड़े बहुत पैसे लाने लगूंगा। तुम देखना, हमारे घर के हालात धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दरअसल इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं, इसीलिए ये लड़की घर के काम करने के हमसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लेगी और हमारे घर का काम भी टाइम से आसानी से हो जाया करेगा। बहू को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम भी आराम किया करो। मेरे ससुर की बातें सुनकर मेरी सास सुकून से हो गई थी। मुझे भी बेफिक्री हो गई थी, क्योंकि मुझे स्कूल से आकर खाना बनाना पड़ता था, झाड़ू बर्तन करने पड़ते थे और कपड़े धोना पड़ते थे। अब ये सारे काम ये नौकरानी ही किया करेगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और फिर घर के कामों से भी छुटकारा पाना चाहती थी। मुझे तो शुरू से ही टीचिंग करने का बहुत शौक था। अब मैं अपना पूरा ध्यान टीचिंग पर ही लगाना चाहती थी। मैंने भी नौकरानी आ जाने का खूब फ़ायदा उठाया था। मैंने सारे घर की साफ सफाई करवा ली थी, यहाँ तक कि महीनों से बंद पड़ा स्टोर रूम भी खुलवाकर साफ करवा लिया था। नए पुराने सब बिस्तर भी धुलवा लिए थे और कपड़े भी धुलवा लिए थे। मेरी सास भी बहुत खुश थी और उठते बैठते यही कहती थी कि इस लड़की के आ जाने के बाद घर के काम करने की मजबूरी ही ख़त्म हो गई। ये तो मेरे कुछ कहे बिना ही सारा काम करती रहती है। मेरी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजर रही थी। 1 महीना हो गया था और मुझे स्कूल से सैलरी भी मिल गई थी। एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, विमला, क्या कंचन तुम्हारे पास है? मैंने कहा, नहीं तो माँ जी, वो मेरे कमरे में नहीं है, शायद किचन में खाना बना रही होगी। कंचन हमारी नौकरानी का नाम था। मेरी सास के चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। वो खुद उसको सारे घर में ढूंढ रही थी और कहने लगी, अगर वो यहाँ भी नहीं है तो कहाँ जा सकती है? मैंने अपनी सास से पूछा, क्या हुआ है माँ जी? मेरी सास कहने लगी, आज सुबह से ही कंचन गायब है, उसने घर का कोई काम भी नहीं किया। मैंने सारा घर छान मारा है, मगर कंचन मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। तुमने तो कहीं उसको किसी काम के लिए नहीं भेज दिया? मैंने कहा, नहीं नहीं माँ जी, मैं तो सुबह से स्कूल में थी, तो फिर मैं उसे किसी काम के लिए भला क्यों भेजूंगी? और जब से मैं स्कूल से आई हूँ तब से मैंने भी उसे नहीं देखा है, और उसका तो इस गांव में भी कोई नहीं। वो यहाँ से भला कहाँ जाएगी? शायद पड़ोस में जाकर बैठ गई होगी। ऐसा तो नहीं कि वो किसी कोने में काम के डर की वजह से छिपी बैठी हो। मेरी सास को गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगी, कामचोर कहीं की, पता नहीं काम छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई। आएगी तो उससे ज़रूर पूछूंगी, सुबह से ना जाने कहाँ गायब है। ये कहकर मेरी सास अपने कमरे में चली गई थी
और मैं भी आराम करने के लिए लेट गई थी। मगर फिर मुझे भी उस लड़की का ख्याल आया तो उठकर मैं अपने कमरे के बाहर आ गई। मेरी सास तो बहुत परेशान नजर आ रही थी, लेकिन मेरे ससुर अभी तक घर वापस नहीं आए थे। थोड़ी देर के बाद जब मेरे ससुर घर वापस आए और सास के कमरे में चले गए थे, मैं भी अपनी सास के कमरे में चली गई और उनको बताया कि माँ जी, कंचन तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मेरे ससुर को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया कि कंचन कहीं गायब हो गई। मैंने अपने ससुर से पूछा, आपको क्या हुआ पिताजी? तो वो कहने लगे कि तुम दोनों से एक लड़की का ख्याल नहीं रखा गया, तुम दोनों को यही नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। मैंने कहा, पिताजी, कंचन तो सुबह से ही गायब है। तो मेरे ससुर गुस्से में आकर कहने लगे, तुम दोनों को एक काम करने वाली लड़की क्या मिल गई थी? तुम लोगों की तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। अब करो ऐश, जब वो घर से भाग गई है तो। एक तो मैं बड़ी उम्मीद से उस लड़की को लेकर आया था और उससे ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल अपनी बेटी की तरह रखूंगा। जरूर तुम दोनों ने ही कोई कमी की होगी, तभी तो वो लड़की तंग आकर यहाँ से भाग गई। एक तो जिस दिन से वो बेचारी यहाँ पर आई थी, तुम लोगों ने उससे नए नए तरीके के काम करवाए थे और तुम दोनों एक काम को भी हाथ नहीं लगा रही थी। मुझे लगा था कि यहाँ पर वो सुरक्षित रहेगी, मगर वो अब घर से भाग गई। उसके पड़ोस के लोगों के कहने पर मैं उसको अपने घर पर लेकर आया था। अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा? मेरे ससुर ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हम सास बहू ने उसको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था। हम लोग उससे बहुत ज़्यादा काम ले रहे थे। मेरे ससुर कहने लगे, अगर उसके पड़ोस के लोगों को पता चल गया कि वो हमारे घर से चली गई है तो कहीं वो लोग हम पर पुलिस केस न कर दें। मेरे ससुर सोच सोचकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। मेरी सास भी परेशान हो रही थी और मैं भी। वैसे गलती तो हमारी ही थी, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए था और ख्याल भी रखना चाहिए था। हमने उस बेचारी से कुछ ज़्यादा ही काम करवा लिए थे और उसे आराम करने तक का मौका नहीं देते थे। कंचन के चले जाने के बाद हमारे घर में जैसे सुकून खत्म हो गया था। हम लोग हर टाइम घबराए से रहते थे कि कब पुलिस आए। हमें हर वक्त यही डर लगा रहता था। अगले दिन जब मेरे ससुर कंचन के घर के पास से गुजरे तो उसके पड़ोसी ने उसके बारे में पूछा। गलती से मेरे ससुर ने कह दिया कि वो तो हमारे घर से भाग गई। उन लोगों ने मेरे ससुर को बहुत बुरा भला कहा था और उन पर ही इल्ज़ाम लगाया था। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। अब तो मुझे भी स्कूल में टीचिंग करते टाइम पर हमेशा यही टेंशन रहती थी कि कंचन आखिर कहाँ चली गई। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम लोग फंस जाएंगे। मेरे ससुर ने बताया कि कंचन के पड़ोसियों के थ्रू उनको पता चला है कि कंचन गलत और बिगड़ी हुई लड़की थी, इसलिए उन लोगों ने उसको मेरे पास भेज दिया था और वो सीधी और अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। कंचन के पड़ोसियों की ऐसी बातें सुनकर मेरे ससुर की टेंशन खत्म हो गई थी और हम लोग भी कुछ बेफिक्र हो गए थे कि आखिरकार हमारे सर से मुसीबत टल गई थी। मेरे ससुर ने अपनी कमाई से काफ़ी सारे पैसे भी घर में लाकर दिए थे और मेरी सैलरी भी आने लगी थी। धीरे धीरे हमारे घर के हालात बेहतर होने लगे थे। मेरी सास अपने पति की कमाई से बहुत खुश होती थी और मेरी सास का इलाज भी अच्छे अस्पताल में हो रहा था, लेकिन उनकी तबीयत में दिन ब दिन सुधार होने के बजाय बिगाड़ ही आ रहा था। मेरे ससुर ने मेरी सास के हाथ पर 40,000 रुपये रख दिए थे और कहने लगे, इन पैसों से अपने लिए और बहू के लिए कपड़े बना लो और घर के लिए जिस जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो सारे काम कर लो। मेरी सास का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। मैंने भी स्कूल में नौकरी करना छोड़ दिया था, लेकिन मैं कभी कभी किसी काम के लिए स्कूल चली जाती थी, क्योंकि अब नौकरानी तो घर से चली गई थी, इसलिए घर का काम अब मुझे ही देखना होता था और मेरी सास अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। मेरे ससुराल में शुरू से ही गरीबी का राज था, मगर जब से मेरे पति का देहांत हुआ था तब से और भी ज़्यादा हालात बुरे हो गए थे। फिर हमारे घर का किराया भी ज़्यादा था। मेरे ससुर ने घर का किराया भी टाइम पर दे दिया था। घर के खर्चों में पैसों की गिनती नहीं होती थी, इसलिए मैंने भी कभी कभी नौकरी करने के बारे में सोच लिया था। जब स्कूल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हुआ करता था तभी मुझे बुला लिया करते थे और उसी काम के मुझे पैसे दे दिया करते थे। अब मेरी ससुराल के हालात इतनी ज़्यादा बेहतर हो गए थे कि मैं अपने ससुर के दिए हुए पैसों से हमेशा शॉपिंग करती रहती थी और खाना भी नहीं बनाती थी। होटल से ही खाना आता था और हम लोग बाहर कहीं खाना खाया करते थे। मेरे ससुर खूब पैसे खर्च करने लगे थे।
मुझे बिना मांगे ही बहुत सारे पैसे दे दिया करते थे। मैं अपने ससुर से जिस चीज़ की भी डिमांड किया करती थी वो फ़ौरन ही मुझे उसके लिए पैसे दे दिया करते थे। पहले तो मुझे घर से निकलने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता था, लेकिन अब मैं हमेशा अपने ससुर के दिए हुए पैसों से घूमती फिरती रहती थी। एक दिन मेरे स्कूल में पढ़ने वाली एक टीचर का बर्थडे आया था। उससे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो उन्होंने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। वो बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। वो मेरे साथ ही स्कूल में टीचिंग किया करती थी। तभी मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। मेरी सास ने भी मुझे उसके घर भेजने की परमिशन दे दी थी। वो कहने लगी, ठीक है तुम चली जाओ। बल्कि मेरी ससुर ने गिफ्ट देने के लिए भी मुझे पैसे दिए थे। मुझे तो अपनी ससुराल में बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर मेरी अब हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी। ऐसी ख्वाहिशें तो मेरे माता पिता ने भी पूरी नहीं की थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी की इस काया पलट की मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। ये दिन हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बेहतरीन दिन थे। कहने को तो मेरे ससुर के सारे भाई बहन काफ़ी अमीर लोग थे और उनकी ज़मीनें भी थीं। फिर जब मेरे ससुर की शादी मेरी सास से हुई थी तो मेरी सास की अपनी सास के साथ हमेशा लड़ाई रहा करती थी। बस इसी वजह से उन्होंने अपना खाना पीना और घर अलग कर लिया था। तभी से ही उनके घर के हालात बिगड़ते चले गए थे और गरीबी भी बढ़ती चली गई थी। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने लोगों से लड़ाई झगड़ा करना नहीं जाना था, लेकिन मेरी सास अपने पति से हमेशा लड़ती रहती थी। पर जिस दिन से उन्होंने उनके हाथ में ढेर सारे पैसे लाकर रखने शुरू किए थे, अब घर में सास ससुर के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं होता था। मेरे पति का भी सारा बचपन गरीबी में ही गुजर गया था। मेरे पति को इलाज भी ठीक नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे और मुझे बहुत प्यार किया करते थे। शादी के बाद मेरे ससुराल में गरीबी तो ज़रूर थी, लेकिन मैं अपने पति के साथ खुश रहा करती थी। मेरे पति की मौत के बाद लोगों ने मेरी जवानी देखते हुए कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं अब की बार चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के के साथ हो जिसके घर के हालात ठीक हों। अगर फिर से मेरी शादी किसी गरीब परिवार में हो गई तो मेरी सारी ज़िंदगी अमीरी के सपने देखते देखते ही गुजर जाएगी। लेकिन अब जो ये टाइम चल रहा था वो बहुत अच्छा गुजर रहा था। फिलहाल मैं अपने दोस्त के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर उसके घर पर चली गई थी। उसके घर पर काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे। मैं सोफे पर बैठी खुद को अमीर जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे। सब लोगों की नज़र मुझ पर ही थी। देखकर मुझे कोई भी नहीं कह सकता था कि मेरी शादी हो चुकी थी और मैं विधवा भी हो गई हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी। इसलिए सबको यही जाहिर करती थी कि मैं इस गांव की नहीं बल्कि शहर की रहने वाली हूँ। लेकिन अब जब शादी यहाँ पर हो गई थी तो थोड़ी बहुत लोगों की बातें भी बर्दाश्त करनी होती थी। लेकिन सब लोग मेरी खूबसूरती और एटीट्यूड की तारीफ करते थे। मेरे सामने ही एक लड़का मेरे करीब आकर खड़ा हो गया था। वो मुझसे कहने लगा, मैं आपके बराबर में खाली जगह पर बैठ सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, उसे परमिशन दे देनी चाहिए या नहीं। मैं कंफ्यूज हो रही थी, या ये कह दूं कि इधर न बैठो, मगर मैं ऐसा कहने से भी डर रही थी कि कहीं उसे मेरी क्लास का अंदाज़ा न हो जाए और मेरी इमेज न खराब हो जाए। मैंने बस सर हिला दिया तो वो लड़का मेरे बराबर में आकर बैठ गया था। वो कहने लगा, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? मैंने उसको बताया कि मेरा नाम विमला है और मैं सुनैना की अच्छी दोस्त हूँ। हम दोनों एक साथ ही एक ही स्कूल में टीचिंग किया करते थे। वो मुस्कुराया और कहने लगा, मेरा नाम दीपक है और मैं सुनैना का कज़िन हूँ। आप जब से पार्टी में आई हो मेरी नज़रें आप पर से हट ही नहीं रहीं। मैंने खुद को रोकने की बड़ी कोशिश की, मगर आपकी खूबसूरती के सामने बेबस हो गया हूँ। इसलिए आपसे बात करने के लिए आपके करीब आकर बैठ गया। क्या आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैं तो दीपक की बातों से बड़ी इम्प्रेस हो गई थी। इतनी प्यारी बातें तो मेरे पति ने भी कभी मुझसे नहीं की थी। फर्स्ट मीटिंग में ही वो मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा था। मेरे दिल की धड़कनें आज बहुत तेज़ तेज़ धड़क रही थी। दीपक मुझसे काफ़ी सारी बातें कर रहा था और मैं बस इशारे में सर हिलाती जा रही थी। फिर घर वापस जाने का टाइम हो गया तो सुनैना मुझे अपने कज़िन दीपक के साथ दरवाजे तक छोड़ने आई थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल दिन था। मुझे नया दोस्त मिल गया था और उसके साथ नई फीलिंग्स भी जागने लगी थी। अगले दिन मेरे पास सुनैना की कॉल आई
कि हम लोग गांव से बाहर शहर के किसी मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? मैं सुनैना के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वहां पर उसके साथ उसका कजिन भी आया हुआ था। वो मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था और बातों ही बातों में मुझसे मेरा नंबर भी मांगने लगा था। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया था। शॉपिंग मॉल में हम लोगों ने खूब ढेर सारी शॉपिंग की और उसके बाद हमने रेस्टोरेंट में साथ बैठकर खाना भी खाया और फिर हम लोग अपने घर के लिए वापस हो गए थे। घर आते ही मेरे पास दीपक के मैसेजेस आने लगे थे। उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया था और ये भी कहा था कि वो मुझसे प्यार करने लगा है। मैं हैरान हो गई थी कि पहली ही मीटिंग में भला कैसे प्यार हो सकता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि मैं ये सब कुछ सही कर रही हूँ या फिर गलत, क्योंकि मैं अपने पति की विधवा थी। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी शादी को सिर्फ 2 साल ही तो हुए थे और वैसे भी लोग मुझे दूसरी शादी करने की राय दिया करते थे। फिलहाल जो भी था, मुझे वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी दीपक के साथ बातें करने लगी थी। उसने मुझे बताया था कि वो शहर के सबसे बड़े और मशहूर बिजनेसमैन का बेटा है। उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे डैड के ऑफिस में जॉब कर सकती हो। मुझे दीपक और उसकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी थी। अब वो जैसा कहता था मैं वैसा ही करने लगी थी। मेरे घर से निकलने पर मेरे सास ससुर भी कभी कोई रोक टोक नहीं लगाते थे, क्योंकि मैं सुबह की साफ सफाई कर देती थी और खाना तो हमारा मार्केट से ही आ जाता था, इसीलिए किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। मेरी सास बीमार रहा करती थी तो वह सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटी हुई आराम ही करती रहती थी, इसलिए उन्होंने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं अब क्या करती हूँ और कब घर से निकलती हूँ। मेरे ससुर तो जैसा मैं कहती थी वैसा ही कर लिया करते थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैंने अपने ससुर से कह दिया था कि मैं शहर की एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगी हूँ और वहीं से ड्राइवर आकर मुझे ले जाता है और वही मुझे छोड़ जाता है। अब सारा दिन मैं दीपक के साथ बिताने लगी थी। एक दिन मेरे ससुर ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि जब मैं पैसे कमा रहा हूँ तो तुम्हें घर से निकलने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने उनसे कहा कि अब जब हमारे घर के हालात बेहतर हो गए हैं तो फिर हमें भी अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देना चाहिए। मेरे ससुर कहने लगे तुम्हें घर में रहकर अपनी सास का भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे अपने ससुर की ये बात सुनकर तो गुस्सा आ गया था। मैंने कहा पिताजी, मैं सुबह में सारे काम करके ही घर से बाहर निकलती हूँ और वैसे भी माँ जी को तो अब कोई काम नहीं करना पड़ता, तो फिर मैं उनका क्या ख्याल रखूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं घर में नहीं रुकना चाहती थी और दीपक के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि तब उसके बिना नहीं रह सकती थी। मेरा सारा दिन अब उसके साथ ही गुजरता था। आखिर मैं जवान थी और इस तरह से अकेले सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि जैसे ही दीपक मुझसे शादी का ऑफर करेगा, मैं अपने सास ससुर से बात करके फौरन ही दीपक के साथ शादी कर लूंगी और उसके घर चली जाऊंगी। मुझे दीपक के साथ मिलने जुलने में कोई हिचकिचाहट भी महसूस नहीं होती थी। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि ज्यादा मिलना जुलना सही रहता है या नहीं। दीपक के साथ टाइम स्पेंड करते टाइम मुझे बिल्कुल भी अपने पति की याद नहीं आती थी और मेरी सास तो बिल्कुल ही पैसों की चकाचौंध में इस कदर खो गई थी कि उन्हें तो अपनी बहू से कोई मतलब ही नहीं था। वो बीमार तो जरूर रहती थी, लेकिन अपने सारे शौक बिस्तर पर लेटे लेटे ही पूरे कर लिया करती थी। और धीरे धीरे मेरे ससुर ने भी मुझे रोकना टोकना छोड़ दिया था। लेकिन एक बात जरूर थी, मुझे दीपक से मिलते हुए 1 महीना होने वाला था। अभी तक हम लोग अकेले में नहीं मिले थे। हम लोग ज्यादातर पब्लिक प्लेस में ही मिला करते थे, लेकिन अब मुझसे दीपक अकेले में मिलने की जिद कर रहा था। मैं इसी उलझन में उलझी हुई थी कि मुझे दीपक की बात मान लेनी चाहिए या उसे टाल देना चाहिए। इन्हीं दिनों मेरे ससुर कहने लगे कि मैं दूसरे गांव कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाना चाहता हूँ। दूसरे गांव में मेरे ससुर के कुछ रिश्तेदार रहा करते थे। उन्हें वहाँ पर कुछ दिनों के लिए जाना था। उन्होंने मुझसे कहा कि बहू, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ और जल्द ही वापस लौट आऊँगा। तो उनके जाने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब दीपक के साथ अकेले में मीटिंग कर लूँगी। अपने ससुर के जाने के बाद न जाने क्यों मुझे एक आज़ादी का एहसास क्यों हो रहा था। हालांकि मैं तो उनके यहाँ पर होते हुए भी शहर जाकर दीपक से मिलती ही रहती थी। अगले दिन जब मेरे ससुर घर से निकल गए
तो मैं भी उनके जाने के आधा घंटे के बाद ही दीपक के साथ उसकी कार में बैठकर चली गई थी। पहले तो हम दोनों ने अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर उसने कहा कि आज तुम सारा दिन मेरे नाम कर दो, बस हम हमेशा शॉपिंग करते रहते हैं और रेस्टोरेंट वगैरह में मिलते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज हम दोनों अकेले में मिलें। मैंने ठीक है कह दिया था कि ठीक है, तुम जहाँ पर मुझे लेकर जाना चाहते हो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। दीपक ने होटल में एक कमरा बुक कर लिया था। हम दोनों वहाँ पर चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दीपक पर शक हो रहा था। एक बार तो मैंने इनकार भी कर दिया था, तो दीपक ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या मैं इस इनकार की वजह जान सकता हूँ? कितने दिनों से हम लोग ऐसे ही मीटिंग कर रहे हैं और मैं तुमसे कितने दिनों से अकेले मिलने की जिद कर रहा हूँ, पर तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो। मैंने कहा, दरअसल मुझे जल्दी घर जाना है, मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो रही होगी। दीपक ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हम रोज एक साथ सारा दिन गुजारते हैं और आज अचानक से तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हारी माँ परेशान होगी। मैं खामोश ही रही तो दीपक कहने लगा, जिस रिश्ते में भरोसा न हो उसे ख़त्म कर देना चाहिए। आज से मैं तुमसे फ्रेंडशिप ख़त्म करता हूँ। दीपक की बात सुनकर तो मैं अपने होश में ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कहने लगी, दीपक तुम ये क्या कह रहे हो? इतनी सी बात पर रिश्ते ख़त्म नहीं किए जा सकते। दीपक भी खामोश ही रहा था। मुझे लगा था कि अगर वो सब कुछ ख़त्म करके चला गया तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि अब मुझसे उसके बिना नहीं रहा जाएगा। मैंने दीपक की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दीपक खुश हो गया था और इसी तरह से हम लोग होटल के कमरे के अंदर मौजूद थे। दीपक ने वेटर से कहकर हमारे लिए कॉफ़ी मंगवाई थी और मुझे अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सारे सीक्रेट्स भी बताए थे। वो कहने लगा, हम दोनों हमेशा इतनी शोर वाली जगह पर मिले हैं कि कभी मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता ही नहीं पाया और न दिखा पाया। उसने बताया कि उसकी ज़िंदगी की दास्तान काफ़ी सारी परेशानियों से भरी पड़ी है। दीपक ने बताया कि मेरे पिता ने मेरे जन्म के बाद मेरी माँ को छोड़कर किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी। मेरे पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी है। मेरे पिता मुझसे प्यार तो करते हैं, लेकिन मैं आज भी नाराज़ हूँ कि अगर वो मेरी सगी माँ के साथ ही रहते तो शायद मैं उनको ज़्यादा इज्जत देता। मुझे अपने पिता से वो प्यार नहीं मिल पाया जो हर बच्चा अपने माता पिता से उम्मीद करता है। मैं अकेला ही रहा हूँ। मेरी माँ भी न जाने किसके प्यार के जाल में फंस गई थी। उन्होंने भी कभी अपने बेटे की परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। दीपक मुझे अपने आप ही सब कुछ बताता जा रहा था। उसकी बात सुनकर मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। मैंने खुद से फैसला किया था कि मैं इस टूटे हुए इंसान को जोड़ने की भरपूर कोशिश करूंगी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन था। मैं दीपक के साथ होटल के कमरे में अकेले मिलने से इसीलिए घबरा रही थी क्योंकि मैंने बहुत ही अजीब सी बातें सुन रखी थी कि ज़्यादातर लड़के लड़कियों को धोखे से होटल के कमरे में ले जाते हैं और फिर उन्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं। मगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दीपक ने तो मुझे टच तक नहीं किया था। मैंने सोचा था कि चलो मैं दीपक के साथ होटल तक चली गई थी। मैं मोहब्बत के इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी कि मैं दीपक को इसकी गहराई तक जानना चाहती थी। आज उसने मेरे साथ जितनी भी अपनी पर्सनल बातें शेयर की थी, उसने मुझे अपनी नज़रों में बहुत ख़ास बना दिया था। मैं घर लेट ही पहुंची थी और सीधा अपनी सास के कमरे में चली गई थी। मेरी सास की तबीयत अब कुछ बेहतर लग रही थी, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि तुम आज सारा दिन कहाँ रही हो और इतनी लेट क्यों आई हो। 3-4 दिन के बाद मेरे ससुर भी गांव से वापस लौट आए थे। हैरत की बात ये थी कि इस बार भी उनके साथ एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। ये लड़की तो पहले वाली लड़की से भी कम उम्र की थी। मेरे ससुर ने बताया कि ये लड़की यहाँ पर घर का काम करने के लिए आई है। ये मेरे दोस्त की बेटी है और ये हमारे घर का सारा काम अच्छे से संभाल लेगी। मेरे दोस्त को पैसों की ज़रूरत थी और ये उसकी इकलौती बेटी है। वो बेचारा तो कोई काम धंधा नहीं कर सकता और अपनी बेटी को ऐसे किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ सकता। मेरे दोस्त को मुझ पर बहुत भरोसा है। जब उसने मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताया तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम अपनी बेटी को मेरे घर काम करने के लिए भेज दो। मैं इसके अच्छे खासे पैसे दिया करूँगा और ये मेरे घर में सेफ भी रहेगी। ये लड़की देखने में तो काफ़ी मासूम थी,
मगर मेरे ससुर ने कह दिया था कि इस पर पूरी नज़र रखने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा न हो कि ये हमारे घर में पैसे वगैरह देखकर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। लेकिन अपने ससुर की बात सुनकर मैं बहुत हैरत में आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि एक और काम वाली लड़की से हम हाथ धो बैठें, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो काम करना ही होता था। और अब दीपक के साथ मेरा टाइम इतना ज़्यादा स्पेंड होने लगा था कि मुझे घर का काम करना बड़ा भारी लगता था। नौकरानी के आ जाने से मुझे तसल्ली हो गई थी कि चलो अब मैं बेफिक्री से किसी भी टाइम घर से निकल सकती हूँ। मगर हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी। वो लड़की एक दिन हमारे घर से भाग गई थी और ना जाने कहाँ चली गई थी। और जब मैं घर पर आई तो वो हमारे घर पर मौजूद नहीं थी। मेरे ससुर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा, क्योंकि ये लड़की उनके दोस्त की बेटी थी। लेकिन अब की बार मेरी सास को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने पति से कहने लगी कि तुम कैसी काम वाली लड़की लेकर आते हो जो फौरन ही भाग जाती है। अब वो खुद हैरान थे कि ना जाने गांव की अनपढ़ लड़की इतनी चालाक कैसे हो सकती है कि वो प्लानिंग के साथ घर से भाग सकती है। इस लड़की के जाने का भी हमें बहुत अफसोस था। फिर इस लड़की के भाग जाने के बाद हमें बहुत फिक्र रहने लगी थी कि आगे क्या होगा। उन्हीं दिनों मेरे ससुर ने अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मुंडन किया था। इसके उन्हें काफ़ी सारे अच्छे पैसे मिले थे और फिर से धीरे धीरे हमारी लाइफ पहले के जैसे रूटीन पर आ रही थी। और अब की बार तो मेरे ससुर ने मकान मालिक से हमारा घर भी खरीद लिया था। अब वो घर हमारा हो गया था और हमें उसका किराया भी नहीं देना पड़ता। ये खुशखबरी मैंने दीपक को भी सुना दी थी। वो भी खुश हो गया था। फिर वो दिन भी आ गया था जब मैंने दीपक के डैड के ऑफिस पर जॉब ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि पहले तो मैं अपने ससुर से झूठ बोलती थी कि मैं शहर में जॉब करती हूँ। जॉब के बहाने मैं दीपक से मिलने जाया करती थी। दीपक भी अपने डैड की कंपनी में ही काम किया करता था। अब मेरा और दीपक का काम भी एक साथ हो गया था और हम दोनों सारा दिन एक साथ ही गुजारते थे। जब कभी कभी दीपक अपसेट हो जाता तो वो मुझे होटल रूम में ले जाया करता था। फिर वो मुझे अपने बचपन की बातें बताता था। मैं उसे हौसला देती रहती थी। वो बहुत ही स्पेशल दिन था जब दीपक ने मुझे प्रपोज किया था। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी में पहली लड़की आई हो जिसने मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली है, वरना आज तक भी कोई लड़की मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई। मेरे दिल में सारी जगह सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। मैं खुद को आसमान में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मुझे लगा था कि अब ज़िंदगी में चैन ही चैन लिखा है। मुझे कहाँ अंदाज़ा था कि मेरी ज़िंदगी पलटने वाली है और इस तरह से पलटने वाली है कि मुझे मेरी गलती का एहसास कराकर रहेगी। हुआ यूं था कि मेरे ससुर एक बार फिर से न जाने किसी लड़की को हमारे घर पर लेकर आ गए थे, नौकरानी बनाकर। मगर कुछ दिन बाद वो लड़की भी हमारे घर से भाग गई थी। अब तो आस पड़ोस के लोगों को भी हम पर शक होने लगा था कि हमारे घर पर नौकरानी आई थी और कुछ दिन बाद हमारे घर से भाग जाया करती थी। और अब तो मेरे ससुर जिनकी बेटियों को हमारे घर पर नौकरानी बनाकर लाते थे, वो लोग भी हमारे घर पर अपनी बेटियों को लेने के लिए आने लगे थे। मेरे ससुर बेचारे उनकी बेटी को कहाँ से ढूंढ सकते थे। मेरे ससुर ने फैसला कर लिया था कि हम गांव ही बदल लेंगे और मेरी सास और मुझे भी सख्ती से कह दिया था कि कोई भी इस गांव से वापस नहीं आएगा। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि अभी अभी तो हमने इस मकान को अपने नाम करवाया था, तो मेरे ससुर इस मकान को बेचकर दूसरे गांव क्यों जाना चाहते थे। मैंने इस बारे में अपने ससुर से बात की तो वो कहने लगे कि हमारे लिए ये गांव छोड़कर जाना ज़रूरी हो गया है और तुम्हारे कहने पर हम इस घर को बेचते नहीं हैं, बल्कि इसमें ताला डालकर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरे गांव में जाकर वहाँ पर कोई घर किराए पर ले लेंगे और वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम अपने घर वापस आ जाएंगे। मुझे अपने ससुर की बात तो ठीक लगी थी। हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे और मेरा वही रूटीन रहता था कि दीपक मुझे अपनी कार से ही ले जाता था और अपनी कार से ही घर छोड़कर चला जाता था। एक दिन मेरे पास दीपक का फ़ोन आया। उसने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से मुझे होटल रूम में मिलो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं मान गई थी और जल्दी से होटल के रूम तक पहुंच गई थी। मैंने देखा कि दीपक की हालत तो सच में बहुत बुरी हो रही थी और वो बुरी तरह से रो रहा था। उसने मुझे बताया कि आज मेरे डैड ने मेरे साथ बहुत गलत बिहेव किया और मैं आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैंने दीपक को समझाया था, उसको हमदर्दी दिखाई थी तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गया था।
वो उठकर मेरे लिए वेटर से कॉफ़ी का ऑर्डर देने के लिए नीचे चला गया था। हम दोनों ने मिलकर कॉफ़ी पी थी। फिर ना जाने क्या हुआ कि मैं गहरी नींद में सो गई थी। न जाने मैं कैसे सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैं होश में आई तो मुझे पता चला कि दीपक मुझे यूज़ कर चुका है। मैंने दीपक के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और उसे इल्ज़ाम देने लगी, कहने लगी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दीपक ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। वो मेरे आगे बहुत गिड़गिड़ा रहा था। मैं उस टाइम डिप्रेशन में चली गई थी। फिर दीपक कहने लगा, वैसे भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इसलिए तुम इस बात को भूल जाओ। मैं दीपक से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने उसकी बात को मान लिया था। एक दिन दीपक के डैड ने मुझे और दीपक को अपनी प्रॉपर्टी के सिलसिले में एक गांव भेज दिया था, जहां जाकर हमें प्रॉपर्टी का जायज़ा करना था। हम दोनों इस काम के लिए एक साथ ही गांव चले गए थे। मुझे क्या पता था कि ये वही गांव है जिसमें मेरे ससुर के रिश्तेदार रहते थे। मेरे वहां जाते ही सब लोगों ने मुझे पहचान लिया था और ना जाने लोग मेरे बारे में कैसे जानते थे कि मैं सुमित की पत्नी हूँ। गांव की काफ़ी सारी औरतें मुझे पहचान गई थी, क्योंकि मेरी शादी में उस गांव के बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने मुझे सुमित की पत्नी बनते हुए देखा था। मैं तो इस बात से बड़ी हैरान हुई थी। वो लोग हमें देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक औरत मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम मनोज के बेटे सुमित की पत्नी हो ना? मैं घबरा गई थी। वो औरत मेरा जवाब सुने बिना ही चली गई थी। लेकिन मैंने जब दीपक की तरफ देखा तो वो मुझे बड़ी अजीब सी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। वो औरत एक एक करके सारे गांव वालों को ले आई थी, जिसमें गांव के चौधरी और सरपंच भी आ गए थे। दीपक के सामने मेरा अजीब ही तमाशा बन चुका था। गांव की सड़क पर चौधरी कहने लगा कि हमारे घर की कई लड़कियां तुम्हारा ससुर ये कहकर ले गया कि वो उन्हें अपने घर पर नौकरानी बनाकर रखेगा और उन्हें ढेर सारे पैसे देगा, मगर कुछ ही दिनों बाद वो कह देता था कि घर से लड़कियां तो भाग गईं। ये बात हमारे लिए बर्दाश्त करने काबिल नहीं थी। पुलिस को हमने ये सारी बात बताई तो पता चला कि वो हमारे गांव की लड़कियों को अपने घर में जगह नहीं दे रहा था, बल्कि उनको कोठे पर बेच रहा था। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। चौधरी ने बताया कि पुलिस ने उसको अरेस्ट करने के लिए उसके गांव वाले घर में जब छापा मारा तो वो फरार हो गया। तुम तो उसके इकलौते बेटे की पत्नी हो ना, अब तुम ही बताओगी कि वो कहाँ पर है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारा ससुर खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर देता। गांव के चौधरी ने इशारा किया तो गांव के दो दो मोटे मोटे पहलवान आदमी आए। मुझे और दीपक को घसीट कर एक काल कोठरी में ले गए, जहां पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। मैं तो बहुत बुरी हालत में थी। एक ही वक्त में मुझ पर आसमान टूट पड़ा था कि क्या सच में मेरे ससुर इतने बुरे इंसान थे और वो अपनी अच्छाई की आड़ में इतना घिनौना काम कर रहे थे। वो पैसों के बदले दूसरों की बेटियों को बेचते थे और फिर दूसरी तरफ मैं दीपक के सामने भी खूब बेइज्जत हुई थी और उसके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी और मेरा राज भी खुलकर उसके सामने आ गया था कि मैं शादीशुदा थी। दीपक तो मुझे बहुत ही खरी खोटी सुना रहा था। कुछ दिन तक हम लोग उस काल कोठरी में बंद रहे। मुझसे जब मेरे ससुर का ठिकाना पूछा गया तो मैंने उनको बता दिया था, क्योंकि मैं एक मुजरिम का साथ नहीं देना चाहती थी। पुलिस ने छापा मारकर मेरे ससुर को गिरफ्तार कर लिया था। मेरे ससुर ने बयान भी दे दिया था कि उन्होंने कई ऐसी लड़कियों को कोठे पर बेच दिया था। तभी तो मेरे ससुर को इतने ज़्यादा पैसे मिलते थे और हमारे घर से गरीबी का नामो निशान ही ख़त्म हो गया था। लेकिन मेरे ससुर के बयान के बाद ही गांव के चौधरी ने हमें छोड़ दिया था। मैं और दीपक वापस आ गए थे। दीपक तो मुझसे बहुत ही नाराज़ था। वो कहने लगा, तुमने मुझसे कितना बड़ा सच छुपाया। तुम अपने सास ससुर को अपने माता पिता बताती रहीं। मैं समझता था कि तुम कुंवारी हो, लेकिन तुमने मुझे आज तक ये बात नहीं बताई कि तुम शादीशुदा थी और तुम्हारा पति मर गया। अब तो मेरे लिए बेकार हो गई हो। जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मैं उस काल कोठरी में बंद रहा। अब मैं तुम्हारी वजह से और ज़्यादा बेइज्जती नहीं सह सकता। मैं दीपक के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि इसमें मेरा क्या कसूर है। जो कुछ किया था वो मेरे ससुर ने किया था। तुम मुझे तो सज़ा मत दो। हाँ, मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि मैं विधवा थी। मैं तुम्हें ये बात बताने वाली थी, पर तुम्हारा अट्रैक्शन देखते हुए नहीं बता सकी। प्लीज़ मुझे तो सज़ा मत दो, और मैंने तुमसे झूठ बोला उसके लिए मुझे माफ़ कर दो।
मैं उसके सामने खूब रोई और गिड़गिड़ाई। मेरी बेबसी देखकर उसका दिल पिघल गया था और दीपक मुझे अपने घर ले गया था। कुछ दिनों बाद ही हम दोनों ने शादी कर ली। अब मैं अपने पति दीपक के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी सास को जब ये बात पता चली कि उनके पति को इस जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया, वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे ससुर अब जेल में हैं और अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। गलती तो इसमें मेरी और मेरी सास की भी है। मेरे ससुर इतनी ज़्यादा पैसे आखिर कहाँ से लाते थे? हमने कभी इस बारे में ना तो सोचा और ना ही कभी उनसे सवाल किया। शायद इसी वजह से हमें इतनी परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन मैं एहसान मानती हूँ दीपक का, जिसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करता तो शायद मैं सुसाइड कर लेती। लेकिन अब ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है क्योंकि मेरी शादी दीपक के साथ हो गई। मैं अकेले सारी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।